नमस्कार, एक्शन पैच खबरों के धुआंधार बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। हम फिर हाजिर हैं तेवर और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी यानी आपके शहर की हर वो खबर जो इस वक्त सुर्खियों में है, अगले 1 घंटे तक आपको मिलेगी अभी। खबरों में आज बात करेंगे दिल्ली में कैसे मौत बांट रहे रीलबाज, कहां 30 गोलियां मारकर हुआ गैंगस्टर का मर्डर, गाजियाबाद से लखनऊ तक कैसे मसार पर छिड़ी है महाभारत, आज तिहाड़ जेल से होगी राजपाल यादव की रिहाई। इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कहां कहां पकड़ा गया नकली घी, मिलावटी पनीर, दिल्ली में साड़ी, चाकू और साजिश की क्या है कहानी। सबसे पहले बात दिल्ली की एक मां की पुकार की जो आपका कलेजा चीर कर रख देगी। दिल्ली की एक मां रो रो कर अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। इस मां का जवान बेटा रईसजादे के शौक की भेंट चढ़ गया और आरोपी है कि अब भी खुलेआम घूम रहा है। रील की सनक में इस मां की दुनिया एक लड़के ने उजाड़ दी। 23 साल से सिंगल मदर के रूप में अपने बेटे को पाल पोस रही मां की दुनिया तो एक झटके में तबाह हो गई। मामला दिल्ली के द्वारका इलाके का है, जहां 3 फरवरी को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने एक युवक साहिल को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी की उम्र 17 साल मानी और उसे 10वीं की परीक्षा के लिए बेल भी मिल गई। अब साहिल की मां अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। आरोपी को बेल देने पर सवाल उठा रही है। साहिल की मां का कहना है कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी, तो फिर वो नाबालिग कैसे हो गया। साहिल की मां का ये कहना है कि स्कॉर्पियो के खिलाफ ओवर स्पीड के 13 चालान थे, फिर भी ये गाड़ी सड़क पर कैसे थी, एक्शन क्यों नहीं लिया गया। साहिल की मां है ये, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रो रो कर इनका बुरा हाल है। सोचिए 22-23 साल का लड़का इतने सालों से जो अकेले एक बच्चे की पेरेंटिंग कर रही हो, उसके लिए तो उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा ही उसका बेटा ही होगा। आप सुनिए उस मां का दर्द जिसकी आंखों में आंसू हैं, लबों पर दर्द है और बस एक ही गुहार है, हमें कौन इंसाफ देगा। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की ज़िंदगी चली गई। वहाँ पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास, जिनको ये लगता है कि हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है। क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है। अब आपको हादसे की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये देखिए, यही वो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये है वो स्कॉर्पियो गाड़ी काले रंग की जिसने साहिल को टक्कर मारी। स्कॉर्पियो की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त कितनी रफ्तार इस गाड़ी की रही होगी। इसके बगल में ही वो बाइक गिरी हुई दिख रही है जिस पर साहिल सवार था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। स्कॉर्पियो एक लड़का चला रहा था, बगल की सीट पर उसकी बहन बैठी थी जो रील बना रही थी। बाइक को टक्कर मारने के बाद भी स्कॉर्पियो रुकी नहीं, उसने एक सफेद रंग की कैब को भी टक्कर मार दी। तो ये रील का चस्का, सोशल मीडिया पर फेमस होने का चस्का कैसे दूसरों की जान पर भारी पड़ जाता है और ये रफ्तार का कहर कैसे आम जिंदगियों को तबाह कर देता है, ये तस्वीरें और मां के छलकते आंसुओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मां की शिकायत इतनी है कि आखिरकार जो आरोपी है उसे छोड़ क्यों दिया गया, उसको बेल क्यों मिली। सवाल यह है कि इस रोती बिलखती मां को इंसाफ कौन देगा, इन आंसुओं का हिसाब कौन करेगा। दिल्ली का बेकाबू रीलबाज फन के लिए साहिल का शिकार।
बाप बड़ा ट्रांसपोर्टर, गुरूरबाज बेटे का गदर। लहूलुहान पड़ा था मेरा बच्चा, चीख रही है एक माँ। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। टूटी बाइक, फटी जैकेट, बेटा खून से लथपथ, मां सन्न। नोट की गड्डी, बड़ी सी गाड़ी, आप रौंदे जा सकते हैं कहीं भी। इस टक्कर के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें आरोपी की उम्र 19 साल लिखी है, लेकिन बाद में उसकी उम्र घटाकर 17 साल कर दी गई। साहिल की मां ने इसी पर सवाल पूछा। साहिल की मां का कहना है कि उनके बेटे की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए। वो आरोपी के पिता के खिलाफ भी एक्शन की मांग कर रही हैं, जिन्होंने अपने बेटे को गाड़ी की चाबी थमा दी। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं वो गाड़ी चला रहा है। वो गाड़ी भी ऐसी जिसके चालान पे चालान कट चुके हैं, फिर भी गाड़ी रोड पर है। जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। रोड पे चलने वाले बच्चे जो है वो सेफ नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंस हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है भैया, ये एक मिसाल बनना चाहिए। इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। जिनके पास पैसे, बच्चों को गाड़ी देने से पहले माँ बाप को भी 10 बार ख्याल आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियां कंफर्ट के नाम पे दे के किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं। मैं क्या करूंगी अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चे के लिए जस्टिस मांग रही हूँ और प्लीज सपोर्ट मी। मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मिसाल बननी चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो, कभी किसी और का बच्चा ना जाए। अभय पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं और अभय पराशर ने ही साहिल की मां से बात की और जो दर्द था वो अभय ही हम दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। अभय, पहले तो ये बताएं कि एफआईआर में अगर उम्र 19 साल थी तो फिर वो घटकर 17 कैसे हो गई? उम्र तो कोई एक ही होगी, ड्राइविंग लाइसेंस या तो होगा या तो नहीं होगा। मीनाक्षी, जो आपने सवाल पूछा इसको लेकर मैं बिल्कुल क्लियरिटी कर दूं। दिल्ली पुलिस से हमारी बात हुई है। दिल्ली पुलिस में द्वारका के जो डीसीपी हैं, यंग आईपीएस ऑफिसर हैं अंकित, उन्होंने जो मृतक लड़का है उसकी मां से भी बात की है। उम्र 19 साल जो लिखी गई एफआईआर में, पुलिस अपनी तरफ से यही कोशिश करती है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आरोपी को सजा हो, और इसी वजह से उसकी जो उम्र है वो 19 साल दिखाई गई, क्योंकि अगर बालिग है तो सजा स्ट्रांग मिलेगी। क्योंकि शुरुआत में जिस शख्स ने पीसीआर कॉल किया था, परिवार के लोग पहुंचे थे मौके पर इस आरोपी के, और उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की थी कि गाड़ी ये नाबालिग नहीं बल्कि उसका भाई चला रहा है जो कि बालिग है। इनिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से एफआईआर दर्ज होती है और इनिशियल इंफॉर्मेशन ये थी कि लड़का 19 साल का है।
बाद में जब जांच हुई तो पता लगा कि भाई नहीं बल्कि ये नाबालिग लड़का गाड़ी चला रहा था। इसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद क्योंकि उम्र 17 साल निकली, 18 से कम, इसीलिए नॉर्मल कोर्ट में पेश करने की बजाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया। और क्योंकि एक्सीडेंट के जितने भी मामले हैं उसमें कानून ही ये है कि उसमें जमानत मिल जाती है, और इस पूरे मामले में क्योंकि ये जुवेनाइल है और जुवेनाइल होने के साथ ये तर्क दिया गया कि बोर्ड के एग्जाम है तो इसको जमानत मिली। लेकिन पुलिस से जो हमारी बात हुई मीनाक्षी, पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर लड़का नाबालिग है, उसके पिता को ये पता है कि वो लापरवाही कर रहे हैं, अपने बेटे को गाड़ी की चाबी दे रहे हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है, लोगों की जान इसके अंदर गई है, वो लापरवाही से पहले भी गाड़ी चलाता था, तो एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट जो है वो तैयार की जा रही है जिसमें कोर्ट के अंदर 199A मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कि पिता की लापरवाही है, पिता पर भी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हो, इसका ये फैसला बात तो कोर्ट ठीक है करेगा अभय, लेकिन अब कि एक बात पिता बताएं, के ऊपर कोई भारी आप ही ने ये जुर्माना लगा। इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई कि ये जो स्कॉर्पियो कार है जिससे एक्सीडेंट हुआ उस पर कुल 13 चालान है। 13 चालान ऑलरेडी इस कार पर हैं, फिर भी ये गाड़ी सड़क पर थी, किसी ने नोटिस नहीं की, ये कैसे हो गया? यहां पर किसकी लापरवाही है? देखिए बिल्कुल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जब जांच की गई, जब इस गाड़ी की पड़ताल की गई तो उसमें कई सारे चालान निकले हैं। ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, गाड़ी कभी इंपाउंड नहीं की गई, गाड़ी के सिर्फ चालान जो है वो ऑनलाइन निकलकर सामने आए हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर पुलिस कोशिश ये कर रही है कि पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जाहिर सी बात है, इससे पहले भी मीनाक्षी आपको याद होगा दिल्ली के सिविल लाइंस में एक सिद्धार्थ नाम का एक युवक था जो कि नौकरी करता था, अच्छे परिवार से था, और इसी तरीके से नाबालिग मर्सिडीज ने एक्सीडेंट करके उसकी जान चली गई थी। तो कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से अब ये की जा रही है कि पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और क्योंकि जो आरोपी है वो नाबालिग है लेकिन उसके कई सारे चालान है, यानी कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो क्या इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस मान के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी कोई एप्लीकेशन पुलिस लगाएगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मां जो है वो लगातार ये बात कह रही है कि ना केवल उनके बच्चे को टक्कर मारी, तो फिर इसमें होने वाला न्याय नजीर की तरह होना चाहिए, जो माँ बाप के लिए भी एक लेसन हो और ओवर स्पीडिंग करने वाले नाबालिगों के लिए भी और जो बालिग है उनके लिए भी एक लेसन हो। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अभय। अब देखिए, इस हादसे के बाद कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यही है कि स्कॉर्पियो चालक आरोपी को जमानत कैसे मिल गई? एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल, तो बाद में कैसे नाबालिग बना? हालांकि इसके पीछे दिल्ली पुलिस जो बता रही है उसके मुताबिक पहले बहाई के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, बाद में जांच में पता चला कि गाड़ी एक नाबालिग चला रहा था। सवाल यह भी है कि क्या किसी दबाव में बदली गई है आरोपी की उम्र? सवाल यह भी कि अगर आरोपी अगर नाबालिग है तो पिता पर एक्शन क्यों नहीं होता है? पिता की जिम्मेदारियों पर क्यों नहीं सवाल पूछे जाते हैं? अगर बच्चा नाबालिग है तो उसके हाथों में गाड़ियां कैसे दे दी गई? वो स्टंटबाजी कर रहा था, क्या पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी? सवाल यह भी है कि स्कॉर्पियो के 13 से ज्यादा चालान हैं, फिर भी गाड़ी जब्त नहीं की गई थी। अभी तक इस गाड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? ये किसकी लापरवाही है? हालांकि इस मामले में पुलिस की जो सफाई है वो भी सामने आ गई है। दिल्ली में रील की सनक में एक मां की दुनिया उजड़ गई, लेकिन आए दिन शहर शहर रईसजादों की करतूतों की खबरें आती रहती है। स्पीड की सनक में ही ये रईसजादे दूसरों की जान लेते हैं, रोड पर आतंक फैलाते हैं। लखनऊ, अयोध्या, बांदा से लेकर भोपाल तक ऐसी तस्वीरें कितनी मर्तबा हमने अपने शो में आपको दिखाई है। रफ्तार का कहर टूट रहा है, कहीं धौस चबाने के लिए लड़के थार पर स्टंट कर रहे हैं, कहीं रास्ता बंद करके स्टंट किया जा रहा है, कोई गाड़ी पर कर रहा है तो कोई मोटर बाइक पर कर रहा है। अगर पिता के पास पैसा है तो आपके पास गुंडागर्दी करने का लाइसेंस नहीं है। और बड़ी खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया है। रोहतक दिल्ली बाईपास पर 2 बाइक सवारों ने दिनेश गोगा नाम के बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान बदमाशों ने 28 से 30 राउंड फायरिंग की, जिसमें लगभग 20 गोली दिनेश गोगा को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिनेश गोगा की हत्या के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर क्राइम ब्रांच के साथ एसटीएफ की टीम पहुंची। दिनेश गोगा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे में पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है।
तो एक बदमाश की हत्या की गई है और ये हत्या किस तरीके से की गई ये भी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 28 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। दिनेश गोगा नाम के इस बदमाश की सरेराह हत्या कर दी गई। ये तस्वीर भी आप देखिए, बिल्कुल चलता फिरता रोड है और ऐसे में बदमाशों में कितना खौफ है पुलिस का, इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। खुलेआम फायरिंग की जा रही है और इस बदमाश को टारगेट करके इसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक दिनेश गोगा सोनीपत के निजामपुर का रहने वाला था। गोगा अपने दोस्त के साथ दिल्ली बाईपास पर पैदल जा रहा था, तभी पीछे से 2 बाइक सवार बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसकी जो बॉडी है उसको हमने हॉस्पिटल में भेज दिया है सीबीआई में, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्राइमा फेसी तो देखने से 15-20 गोलियां बता रहे हैं चली है, अभी जांच करेंगे कितने राउंड फायर हुए हैं। ये मरने वाला दिनेश उर्फ गोगा है, जो निजामपुर का रहने वाला है, और मारने वाले का भी पता नहीं लगा है किसने इसकी वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ली है। भाऊ गैंग ने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिस वालों की वजह से कदम उठाया गया और अभी कई चीजों का खुलासा और करेंगे। भाऊ गैंग ने अपने पोस्ट में लिखा है, जय भोले की आज रोहतक दिल्ली बाईपास जो दिनेश गोगा मारा गया है, ये मैंने, हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुर ने मरवाया है। बाकी ये और 2-4 कीड़े मकोड़े हैं, अब तेरा टाइम आ गया। इंस्टाग्राम के गुंडे, ठेके पे गोली चली, मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रहा था, सीसीटीवी है मेरे पास। हम देश के कानून और ईमानदार खाकी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और फिर नीचे लिख दिया गया है, भाऊ गैंग। अब आपको बताते हैं कि कहां हिंदू संगठनों ने मजार पर हथौड़ा चला दिया। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में मजार तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ। बिहारी नगर इलाके में हिंदू संगठन के लोगों ने हथौड़े और फावड़े से मजार तोड़ दी। मजार तोड़ने की रील भी वायरल कर दी। हिंदू बाहुल्य इलाके में होने की दलील देकर मजार को तोड़ दिया गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। तस्वीरें घंटाघर कोतवाली इलाके की हैं, जहां बिहारी नगर में कुछ युवकों ने सड़क किनारे बनी एक मजार को तोड़ दिया। इनका कहना है कि हम हिंदू इलाके में मजार नहीं रहने देंगे। इतना ही नहीं, मजार तोड़ते हुए इन लोगों ने बाकायदा वीडियो बनाया और खुद ही वायरल किया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। गाजियाबाद के बिहारी नगर इलाके में मजार तोड़ी गई। हिंदू संगठनों ने हथौड़े और फावड़े से मजार को तोड़ा। इनकी दलील यह है कि हिंदू इलाके में मजार क्यों है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे हथौड़े से इस मजार को तोड़ा जा रहा है और जो दलील दी जा रही है वो बेतुकी दलील है। ये जो लोग इस मजार को तोड़ रहे हैं, इनका ये कहना है कि ये हिंदू बाहुल्य इलाका है और हिंदू बाहुल्य इलाके में मजार का क्या काम, इसीलिए खुद ही इन्होंने हाथ में हथौड़ा लिया और इस मजार को तोड़कर बाकायदा इसकी वीडियो भी वायरल कर दी, मानो जैसे कोई फख्र का काम इन लोगों ने किया हो। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वीडियो में साफ साफ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। ये हिंदू संगठनों का गुस्सा है जो गाजियाबाद के घंटाघर थाना क्षेत्र में बिहारी एक जगह है, बिहारी नगर एक जगह है, वहां पर इस तरीके की घटना को देखने को मिली है, जहां एक मजार को हथौड़ों से तोड़ा गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, इसमें आपको 3-4 लोग नजर आ रहे होंगे, उनके हाथ में हथौड़े हैं और हथौड़ों से इस मजार को तोड़ा जा रहा है। बाकायदा इस जमीन को पूरी तरीके से समतल कर दिया गया, इस मजार का नामो निशान मिटा दिया गया और तर्क यही दिया गया हिंदू संगठनों की तरफ से या इस मजार को तोड़ने वाले लोगों की तरफ से कि ये हिंदू बाहुल्य इलाका है और हिंदू बाहुल्य इलाका होने की वजह से यहां मजार का क्या काम। इसलिए बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना पुलिस को बीच में लिए, बिना इसकी शिकायत दर्ज कराए इन्होंने अपने हाथ में हथौड़ा लिया और इस मजार को तोड़ दिया, जमीन को समतल कर दिया है। वीडियो भी वायरल की गई, बाकायदा इन्हीं लोगों ने वीडियो बनाई है और वीडियो वायरल भी कर दी गई है। अभी पुलिस ने केस दर्ज किया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दी, केजीएमयू में एक और मजार को लेकर विवाद हुआ है। हरमैन शाह मजार को लेकर विवाद शुरू हुआ है।
26 अप्रैल 2025 को मजार तोड़ने के विवाद में ट्विस्ट आ गया। चौक थाने में केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ तहरीर दी गई। इसमें हरमैन शाह मजार को वक्फ संरक्षित धार्मिक स्थल बताया गया। कहा गया कि संरक्षित और वैध होने के बावजूद मजार को तोड़ा गया। केजीएमयू प्रशासन ने इस कार्रवाई को वैध बताते हुए कहा है कि मजार को हाईकोर्ट के निर्देश पर हटाया गया है। सैयद बाबर अशरफ, जो कि अपने को ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन का सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, वो एक लीगल नोटिस दिया। इस पत्र में वो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं कि जो हरमैन साहब की मजार है, मैंने बिना किसी से सहमति लिए हुए स्वयं हटा दी। और दूसरा उनका कहना है कि वो जो ज़मीन खाली कराई गई है उन्हें वापस दे दी जाए, उनको सौंप दी जाए, और जो 6 मजारों को नोटिस दी गई है वो नोटिस भी वापस ले ली जाए। विश्वविद्यालय ने उनको एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि जो वो कह रहे हैं उचित नहीं है, और जो भी कार्रवाई की गई थी हाईकोर्ट के आदेश के तहत नियमानुसार की गई थी। और अब खबर चेक बाउंस केस में फंसे बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की, जिनका आज दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहाई हो जाएगी। राजपाल यादव 11 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भतीजी की शादी के लिए उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। राजपाल यादव की भतीजी की शादी 19 फरवरी को है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 18 मार्च को अगली सुनवाई के दिन राजपाल यादव या तो खुद अदालत में पेश होंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको जुड़ना पड़ेगा। कोर्ट ने केस की मेरिट के आधार पर राजपाल को जमानत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने कल राजपाल यादव से उधार की किश्त चुकाने को कहा, लेकिन वो 1.5 करोड़ रुपए की एफडी कोर्ट में लेकर आ गए। इस पर दूसरे पक्ष ने कहा कि एफडी का क्या काम, उन्हें अपना पैसा चाहिए। इस पर कोर्ट ने राजपाल यादव को 1.5 घंटे के भीतर 1.5 करोड़ रुपए का पेमेंट करने को कहा। राजपाल की तरफ से ये रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। इसके बाद उन्हें राहत दी गई। कोर्ट ने कहा कि आपकी सस्पेंशन तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने जो भतीजी की शादी का एक्सक्यूज लिया था उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम सस्पेंशन दी है। सुबह कोर्ट इंक्लाइन नहीं थी सस्पेंशन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी पैसा जमा नहीं कराया। तो उन्होंने सुबह वो एक फिक्स डिपॉजिट लाए थे राजपाल यादव जी के नाम का कि मैं आज 1.5 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट लाया हूँ। बट मेरा सबमिशन ये था कि ये फिक्स डिपॉजिट तो हम यूज नहीं कर सकते, सो दे हैव टू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन आवर अकाउंट। तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर हमारे क्लाइंट के खाते में जमा करा दिए। कोर्ट को मैंने कंफर्मेशन दे दिया क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे कि 1.5 करोड़ रुपए खाते में जमा हो गए हैं, और पैसे के जमा होते ही कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग का कंप्लायंस कर दिया, उनको इंटरिम सस्पेंशन दे दी है 18 मार्च तक के लिए, कि 18 मार्च तक तो आपको जेल नहीं भेजेंगे। और 18 मार्च को उनको फिजिकली प्रेजेंट होने को कहा है, या वीसी से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आगे की अंडरटेकिंग्स उन्होंने बोला काउंसिल नहीं, वो खुद देंगे। अब नेक्स्ट 18 मार्च को पता लगेगा कि वो आगे का प्लान कैसे ला रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं। कुछ शर्तें भी लगाई हैं। उन पे शर्तें लगाई है कि उनका पासपोर्ट डिपॉजिट रहेगा, 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनको देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज को 25 लाख रुपए का एक डीडी भी लाए थे रजिस्ट्रार जनरल साहब के नाम का, तो उनको वो रजिस्ट्रार जनरल के नाम का डीडी भी डिपॉजिट करना है 25 लाख रुपए का। राजपाल यादव ने 2010 में अता पता लापता नाम की फिल्म बनाने के लिए दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई, इसलिए वो उधार नहीं चुका पाए। ये रकम ब्याज समेत 9 करोड़ की हो गई। अदालत के कई बार कहने पर भी जब वो कोर्ट में पेश नहीं हुए तो अदालत ने उन्हें सीधा तिहाड़ भेज दिया। अब 18 मार्च को अगली सुनवाई में उन्हें ये बताना होगा कि बाकी बची हुई रकम कब और कैसे चुकाएंगे। और कुमार सोनू इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, फौरी तौर पर राहत राजपाल यादव को जरूर मिल गई है, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें कम होंगी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट का रुख भी सख्त है, पैसे जमा करने हैं जितने का कर्ज उन पर है। देखिए, बिल्कुल राजपाल यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि जो उन्हें अंतरिम राहत मिली है उसके बाद आज जो है वो राजपाल यादव तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि कयास कल भी लगाए जा रहे थे, लेकिन बेल बॉन्ड जो है भरने में देरी हुई, क्योंकि जो अंतरिम राहत है वो दिल्ली हाईकोर्ट से मिली, लेकिन उन्हें कड़कड़गुमा कोर्ट में जो है बेल बॉन्ड भरना था। अभी जो जमानती की पुलिस वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। उनके तमाम जो वकील हैं वो इस वक्त कड़कड़गुमा कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, और अभी पुलिस की तरफ से एक वेरिफिकेशन नोट आना है। वो वेरिफिकेशन नोट जो है
सबमिट होगा, उसके बाद बेल बॉन्ड एक्सेप्ट होगा, उसके बाद जो कोर्ट का आदेश है यानी जिसे परवाना कहते हैं, वो परवाना जो है तिहाड़ प्रशासन को मिलेगा, तिहाड़ प्रशासन उसे सेंट्रलाइज करेगा। उसके बाद जो है तमाम जो प्रोसीजर है, जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी होगी और उसके बाद जो है राजपाल यादव माना जा रहा है कि आफ्टर लंच यानी तकरीबन 2 या 3 बजे के बाद जो है तिहाड़ जेल से छूटेंगे। फिलहाल राजपाल यादव जो है वो तिहाड़ की जेल नंबर 2 में बंद हैं और जब वो जेल से छूटेंगे तो गेट नंबर 4 से वो बाहर आएंगे। और उस दौरान कुमार, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां आरिफपुरा में बाल सुधार गृह से 3 कैदी बड़े फिल्मी अंदाज में दीवार फांद कर फरार हो गए। फरार कैदियों में 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। भागते वक्त तीनों कैदियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर फायरिंग की। 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने तीनों फरार कैदियों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई हैं। जगह जगह छापेमारी भी चल रही है। लापरवाही के आरोप में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। आरएसपुरा बाल सुधार गृह से जो 3 कैदी भागे हैं उनमें करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा भी है। गुग्गा आरएसपुरा का ही रहने वाला है और इलाके में उसका काफी खौफ है। बाकी 2 कैदी पाकिस्तानी हैं जिनके नाम सनाउल्लाह और एहसान अली है। बताया जा रहा है कि तीनों गिरफ्तारी के वक्त नाबालिग थे लेकिन अब बालिग हो चुके हैं। उन्होंने जिस अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले तो बाकी बंदियों को भी एक कमरे में बंद किया, फिर पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उन पर धारदार हथियार से हमला किया, फिर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कैसे हुई भजनलाल की हत्या? 1 महीने बाद राज कैसे खुला? मरा समझकर नहर में फेंका, होश आया तो ईंटों से कुचला। सुनसान जगह पर किया इशारा और पति का कत्ल करवा दिया। प्रेमी लेकर आया हथौड़ा, पत्नी ने पति का सिर फोड़ दिया। मुजफ्फरनगर टू श्री गंगानगर, इश्क, धोखा और मर्डर। और अब बात यूपी की, जहां मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का पर्दाफाश करते हुए कातिल पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि दोनों ने प्लानिंग के तहत हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पर लेकर गए, उसका भी सीसीटीवी फुटेज आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में आप भी देख सकते हैं, प्रेमी बाइक चला रहा है और पत्नी पति की लाश पकड़े पीछे बैठी है। शव को जंगल के पास फेंककर ये दोनों फरार हो गए। पुलिस ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो पता चला प्यार में अंधी पत्नी ने अपने ही पति को रास्ते की 14 फरवरी की रात पति को खाने में नींद की गोलियां दे दी। अचेत होने पर प्रेमी ने हथौड़े से सिर, चेहरे और गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को बाइक पर लादकर गांव के बाहर फेंक दिया। जो मृतक संदीप है, इसकी पत्नी मीनाक्षी और एक जो मृतक संदीप है उसका मेरा भाई है गौतम। इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो मृतक है पहले इसको घर में ही नशे की गोलियां दी खाने में, और फिर उसके बाद में जब ये नशे की हालत में था, बेहोशी की हालत में था, तब इस पे हथौड़ी से वार करते हुए इसके सर में वार किए और मरने के उपरांत अपनी मोटरसाइकिल से इसको जंगल के जो गांव का जंगल है वहाँ पे ये डाल के आ गए थे। इसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी पत्नी के खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। प्रेमी ने रस्सी से गला घोंटकर पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को 15 किलोमीटर दूर फेंका। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए कातिल पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि पत्नी का गांव में ही दूसरे शख्स से प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच पति रोड़ा बन गया था। इसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश की। 16 जनवरी को प्रेमी ने पति पर हमला किया। पहले लाठी डंडों से हमला हुआ, फिर रस्सी से गला घोंट दिया। जिस समय प्रेमी घटना को अंजाम दे रहा था, पत्नी मोबाइल फोन पर प्रेमी से लगातार संपर्क में थी। अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने हत्या करा दी। यूपी से राजस्थान तक एक जैसी वारदात है। पति का कत्ल, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया।
प्यार में अंधी पत्नी को शायद ये नहीं पता था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, उससे बचा नहीं जा सकता। मुजफ्फरनगर और श्रीगंगानगर में भी यही हुआ। पुलिस ने कातिल पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। शहर शहर मिलावटखोरों का जाल सा बिछ गया है। कहीं नकली घी है तो कहीं नकली पनीर है, कहीं जहरीला केचप है तो कहीं मिलावटी तेल है। ये जानलेवा खेल लगातार सामने आ रहा है। एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं, लेकिन मिलावटखोर जान के दुश्मन बने बैठे हैं। कानपुर और मंदसौर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मंदसौर में केमिकल से नकली घी बनाते हुए 3 लोग पकड़े गए। कानपुर के चौबेपुर इलाके में 1080 लीटर नकली घी बरामद किया गया। फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मंदसौर के मिलावटखोर 30 लीटर नकली घी के साथ दबोचे गए। ये तीनों ही रिश्तेदार हैं। गुप्त सूचना मिली तो पुलिस ने दबिश दी। अभिनंदन नगर इलाके में ये लोग पूरे साजो सामान के साथ फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस ने जब रेड की तो ये नकली घी बनाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। कानपुर की एक नामी घी कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। 1080 लीटर नकली घी बरामद की गई। ये शख्स इतना शातिर है कि खतरनाक केमिकल से बना जानलेवा घी ब्रांडेड कंपनी के डिब्बों में पैक करके सप्लाई कर रहा था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कोई नई तस्वीरें नहीं हैं। सालों साल से मिलावटखोरों का ये गोरख धंधा चल रहा है और ये कुकुर मुत्ते की तरफ उगाते हैं। आप एक को हटाइएगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। मिलावटखोरी का ये काम खत्म ही नहीं हो रहा। दबिश पर दबिश हो रही है। बीते 1 महीने से लगातार हर दिन हम ऐसे रिपोर्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां पर कभी नकली दूध तो नकली केचप तो नकली घी, कभी नकली पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा, ये जाल कितना बड़ा है और कितना दूर तक फैला हुआ है कि आप एक कड़ी उसकी काटेंगे तो दूसरा सिरा और जुड़ जाएगा। पुलिस और खाद्य विभाग की छापेमारी में मंदसौर में नकली घी जब्त किया गया। 2 लीटर नकली शहद भी जब्त किया गया। अब आप सोचिए, रोटियों पर घी लगाकर जो आप घी खा रहे हैं वो सही है या नहीं। अब घर में तो टेस्टिंग मशीन नहीं है, फ्रेगनेंस ऊपर से लोग मिला देते हैं, लगता है कि सही घी होगा लेकिन होता गलत है। तो ये मंदसौर की बात हम कर रहे हैं, जिसमें ये जो 3 लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने नकली घी बनाया है। ये कार्रवाई की गई, मिलावटखोरों की साजिश का पर्दाफाश हुआ और 30 लीटर नकली घी के साथ इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये वनस्पति और सोयाबीन तेल में खतरनाक केमिकल मिलाकर घी बना रहे थे। नकली घी बनाते हुए 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। यहां से 2 लीटर नकली शहद भी जब्त किया गया है। ये लोग ग्रामीण इलाकों में नकली घी को 500 से 1000 रुपए लीटर बेचा करते थे। अभिनंदन नगर इलाके में छापेमारी की गई। सिटी एसपी की अगुवाई में नकली घी फैक्ट्री पर रेड डाली गई। इन आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन और चोरी की 3 बाइक भी बरामद की गई हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग नकली घी बेचा करते थे। ये कार्रवाई पुलिस और खाद्य विभाग की तरफ से की गई है। फैक्ट्री से 30 लीटर नकली घी बरामद किया गया है। सोयाबीन तेल में खतरनाक केमिकल मिलाकर नकली घी बनाया जा रहा था। अभिनंदन नगर इलाके में दबिश दी गई, जहां से नकली घी बनाने का सामान भी जब्त कर लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो नकली घी है जिसे वनस्पति और सोयाबीन तेल के साथ मिलावट करके बनाया जा रहा था। इसमें केमिकल भी डाला जा रहा था और बाकायदा ब्रांडेड पैकेट्स में भी इनको भरा जा रहा था। बाकायदा इसकी जो सप्लाई है वो ग्रामीण इलाकों में की जा रही थी। अब सोचिए कितने लोगों की जान के साथ, सेहत के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, कितनी भी कार्रवाई क्यों ना कर लें, लेकिन ये नकली सामान बनाने का जो काला धंधा है ये बंद नहीं होता है। अभी पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या आगे भी ऐसी ही कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी छापेमारी की?
निश्चित तौर पर मोहन यादव सरकार ने एक पूरा कैंपेन चलाया है किस तरीके से मिलावटी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसे बेचा जा रहा है। इससे पहले हमने ग्वालियर में देखा जो सौंफ के दानों में सीमेंट मिलाकर बेचा जा रहा था, उसका बड़ा नेक्सस जो है वो पकड़ा है। मंदसौर में 15 दिन पहले भी तकरीबन 150 किलो जो है इसी तरीके का घी जो डालडा और सोयाबीन तेल के साथ घी जैसे फ्रेग्रेंस के साथ मिलाकर बनाया जा रहा था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये जो गैंग है ये पारदी समूह है जो इस तरीके से तीनों प्रोडक्ट ये तीनों चीजों की मिलावट करके घी बनाता है। 300 से 500 रुपए बहुत सस्ती मात्रा में गांव जाकर बेच रहा था। पुलिस ट्रेस आउट कर रही है कि मंदसौर के अलावा आसपास के तमाम किन किन जिलों में इस तरीके की जो नकली घी है उसको बेचा जा रहा है और एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा जल्द होने की उम्मीद है क्योंकि मंदसौर में पहले 150 किलो पकड़ा गया, अभी 20 से 25 किलो पकड़ा गया है। इसके अलावा तमाम उन जिलों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनमें नकली घी का कारोबार बढ़ रहा है। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो अवैध तरीके से मिलावट खोरी कर रहे हैं, मिलावट के जरिए नकली चाहे वो घी हो, नकली खोया हो या जिस तरीके से सौंफ और दूसरे प्रोडक्ट्स पर खाद्य सामग्री में मिलावट करके मानवीय जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, उन पर एक कड़ी कार्रवाई हो रही है। और मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में हम देखें तो अब जो है हालांकि इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो सामने नजर आ रहे थे वो त्योहारों के पहले आते थे, लेकिन अब ये जो नया तरीका इन लोगों ने चेकआउट कर लिया है जिसमें छोटे छोटे गांवों को केंद्रित कर रहे हैं इस तरीके के जो अपराधी हैं, जहां पर भाव कम होने के चलते और गांव वाले इसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि पैकिंग वही की वही है, डालडा मिलाया जाता है, सोयाबीन का तेल मिलाया जाता है, इसके अलावा फ्रेग्रेंस मिलावटखोर अपना पैटर्न बदल रहे हैं तो फिर खाद्य विभाग को भी अपना पैटर्न बदलना होगा और इस तरह की कार्रवाई अब केवल त्योहारों के आसपास नहीं बल्कि 12 महीने करने की जरूरत है। ये जो ताजा तस्वीरें हैं कम से कम इसी ओर इशारा करते हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर कानपुर से आपको दे दें, नकली घी फैक्ट्री पर रेड डाली गई है। कानपुर में नकली घी फैक्ट्री पर पुलिस की रेड हुई, 1080 लीटर नकली घी बरामद किया गया। छापा चौबेपुर इलाके में डाला गया, नामी कंपनी के नाम पर नकली घी बनाया जा रहा था। ब्रांडेड कंपनियों का लेबल भी लगा दिया गया, नकली घी ब्रांडेड कंपनियों के लेबल के साथ बेचा जा रहा था। पुलिस ने कंपनी मालिक राज बहादुर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए ये पैकेट किसका दिख रहा है आपको? अमूल का दिख रहा है। ये कितना आसान हो जाता है ना इन लोगों के लिए पैसा कमाने का, ये एक अच्छा धंधा इन्होंने निकाल लिया है कि ब्रांड रेप्यूटेड हो, अंदर माल नकली हो और फिर कमाई में कोई रुकावट ना हो। इस तरीके से शहर शहर मिलावटखोरी का ये धंधा चल रहा है और हाल के दिनों में आप देखेंगे दूध से लेकर पनीर और घी ये तीन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा नकली सामान पकड़ा गया है, चाहे वो पनीर हो, घी हो, चाहे वो दूध हो। नकली घी की फैक्ट्री पर जब कानपुर में रेड पड़ी तब ये खुलासा हुआ। तो सिर्फ घी ही नहीं, दूध जिसे अमृत कहा जाता है वहां भी मिलावटखोरों ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी। दूध में भी मिलावट होती है तो घर पर आप मिलावटी दूध की पहचान कैसे करें? अहमदाबाद से हमारे सहयोगी ने एक लैब में जाकर चेक किया है। अपना जो एक दूध होता है, दूध में हम आयोडीन, अपना घर पे जो घाव पड़ता है तो उसके ऊपर टिंचर आयोडीन लगाता है, वो उसका ड्रॉप डालने से पता चल जाएगा। ये टिंचर आयोडीन है, ये नेगेटिव सैंपल है। तो ये डालने से क्या होता है? कलर चेंज होगा। जैसे आप देख सकते हो कि जो स्टार्च वाला है उसमें ब्लैक स्पॉट हो गया, तो ये जो है ये स्टार्च की मिलावट वाला मिल्क है। ये एक नागरिक जो है ये सिंपल आयोडीन जो घर पे होता है उससे टेस्ट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो ये जो है वो तुरंत ही पता चल जाएगा, इसमें 5 सेकंड भी लगता नहीं है। और फिर उसके बड़ी खबर दिल्ली के रोहिणी से, फिजियोथेरेपी सेंटर चला रही युवती पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला हुआ है। हमलावर कोई और नहीं बल्कि युवती का जीजा है। सेंटर में घुसकर युवती के गले पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के वेश में सेंटर में वो आया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सेंटर के टॉप फ्लोर पर चला गया, जहां कपड़े बदलने के बाद साथ वाले घरों की छतों के रास्ते उसने भागने की कोशिश की। तभी स्थानीय लोगों ने एक छत से आरोपी को दबोच लिया।
घायल संचालिका को रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी का पत्नी के साथ घरेलू विवाद चल रहा था। इसमें पीड़िता अपनी बहन का सहयोग करती थी, जिससे नाराज आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। और अब खबर गुजरात के सूरत से आ रही है, जहां आरोपी के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान बवाल हो गया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी पर हमला कर दिया। पुलिस जैसे ही आरोपी को घटनास्थल पर लेकर गई, वहां पहले से मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने आरोपी के साथ धक्का मुक्की की और थप्पड़ मारने की कोशिश की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को भीड़ से बाहर निकालते हुए फौरन वहां से चली गई। आरोपी पर अपने साथी की कार में ड्रग्स रखने, अपहरण, रंगदारी और मारपीट जैसे गंभीर आरोप हैं और इसी मामले में पुलिस आरोपी को लेकर गई थी ताकि सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। लेकिन मामला बिगड़ता देख पुलिस फौरन आरोपी को लेकर वहां से निकल गई, क्योंकि जैसे ही पुलिस आरोपी को लेकर पहुंचती है, भीड़ बेकाबू हो जाती है, नारेबाजी करने लगती है। हालात को समझते हुए पुलिस आरोपी को यहां से लेकर निकल गई। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने हंगामा किया है। लखनऊ विधानसभा के बाहर कांग्रेस के हंगामे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी हंगामा शुरू हुआ है। लखनऊ विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विषय क्या उठाए गए हैं, क्यों यह हंगामा हो रहा है? जाहिर है सरकार के खिलाफ ये हंगामे होते हैं। लखनऊ में विधानसभा के सत्र के दौरान बजट सत्र चल रहा है और उसी दौरान फिर ये हंगामे की तस्वीर भी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त लखनऊ विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ विधानसभा बजट सेशन चल रहा है और इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, नारेबाजी की है। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। अभी तक लखनऊ विधानसभा के बाहर से समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें तो आती थी, अब कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन करना शुरू किया है। कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रही है और इसी कड़ी में इस प्रदर्शन को देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और ये प्रदर्शन किया गया। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। रुचि, बताइए तस्वीरों के साथ किन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया? कांग्रेस ने विधानसभा घेरने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा बचाओ को लेकर ये धरना प्रदर्शन है, लेकिन इस समय हम जहां खड़े हैं इसके दाहिनी तरफ कांग्रेस का दफ्तर है, मॉल एवेन्यू का इलाका है ये, और यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर विधानसभा है। अब पुलिस का कहना है कि कांग्रेस ने इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली है और क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा संवेदनशील है, इसलिए वहाँ इनको नहीं जाने दिया जाएगा। लिहाजा सब तरफ जितने रास्ते हैं कांग्रेस जाने को
सब तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आरएएफ और पुलिस तैनात है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको बैरिकेड पे चढ़े दिखाई दे रहे हैं और अब से कुछ मुश्किल से 2 मिनट पहले यहाँ आरएएफ के लोगों ने कांग्रेसियों को खदेड़ा भी है, लाठी भी चलाई है। तो ये जो पूरी सड़क है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको कांग्रेस के झंडे दिखेंगे, प्ले कार्ड्स हाथ में लिए हुए हैं, जिसमें शंकराचार्य का भी मसला है, महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है। तो इस तरह के मुद्दे कांग्रेसी यहाँ पर उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको आगे नहीं जाने दे रही है। पुलिस तो आगे जाने नहीं दे रही है। हाँ, निश्चित रूप से पुलिस 2 दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जिले जिले में रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे, आपके कैमरामैन दिखाएंगे कि किस हुजूम के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग आज इस तानाशाही सरकार के खिलाफ उतरे हैं। मनरेगा को समाप्त करने की जो साजिश है, मनरेगा को नष्ट करने की जो साजिश। देखिए आगे थोड़ा सा तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के लोग बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं और यहाँ पर पुलिस भी है, आरएएफ भी है और बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं जो इसको पार करके विधानसभा जाने की कोशिश में है। लेकिन जितने ऊंचे बैरिकेड्स हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेसी इसमें कामयाब हो पाएंगे। और ये भीड़ इधर से आती जा रही है। कांग्रेस का ऑफिस है, वहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अजय राय, किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी से सांसद हैं, प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद हैं, मोना जो आराधना मिश्रा जो विधायक हैं और सारे बड़े नेता कांग्रेस के दफ्तर से निकले हैं और यहाँ पर ये कार्यकर्ताओं का हुजूम है। तो अब पुलिस, क्योंकि ये बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने इनको रोका, लाठी बरसाई और ये सब पीछे आए हैं। अब यहाँ पर सब आगे हैं और ये जो मणिकर्णिका घाट का मसला है वो भी उठा रहे हैं। मलबे में दबी मिली अहिल्याबाई की प्रतिमा और ये सड़क पे बैठ गए हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के दमन और जुल्म अन्याय अत्याचार के खिलाफ विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। हम लोगों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की, भारी पुलिस बल का प्रयोग किया और कांग्रेसियों को घर में कैद कर दिया। कांग्रेसियों को प्रदर्शन में आने नहीं दे रहे थे। देखिए, सरकार जिस तरह कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से डरी हुई है, हमारे नेता को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन हम उसके बावजूद सारी दुनिया के सामने इस तरह से यह माहौल गर्म है और जितने भी रास्ते हैं कांग्रेस ऑफिस से बाहर निकलने के, सभी रास्तों पर पुलिस है, आरएएफ है, बैरिकेड। एक रास्ता ये आपको सामने दिख रहा है और आप सीधे जाएंगे तो कांग्रेस का ऑफिस आएगा। बाएं हाथ को एक रास्ता जाता है जिससे विधानसभा पहुंचा जा सकता है, उसके आगे भी एक रास्ता है जिससे विधानसभा जाया जा सकता है। तो सभी रास्तों पर पुलिस है, बैरिकेड है, आरएएफ के जवान है और कांग्रेसी है सड़कों पर। इनकी कोशिश यही है कि ये किसी तरह विधानसभा पहुंच जाएं, लेकिन जिस तरह का पुलिस बल तैनात है उससे ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस के लोग कामयाब होंगे। और यहाँ पर बहुत ऊपर तक काफी ऊंचे ये बैरिकेड से प्राची और काफी ऊपर तक सब कांग्रेसी कार्यकर्ता ऊपर चढ़े हुए हैं, उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और आरएएफ के जवान इनको ऐसा नहीं करने दे रहे। और इसी में थोड़ी देर पहले यहाँ पे झड़प हो गई थी, हल्का फुल्का लाठी भी चलाई और इनको पीछे धकेला गया था। तो यहाँ पे माहौल गर्म है। और यूपी में क्योंकि जिस तरह की कांग्रेस की हालत है, 1989 से कांग्रेस यहाँ सत्ता से बाहर है, इस समय विधानसभा में सिर्फ 2 विधायक हैं, तो एक तरह का आप कह सकती हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले अपने कार्यकर्ताओं नेताओं में जोश भरने की कोशिश से देखा जा सकता है। बिल्कुल, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने की कोशिश है, उनमें उत्साह भरने की कोशिश है, जोश भरने की कोशिश है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि विधानसभा का घेराव करें, लेकिन पुलिस की तैयारी है, आरएएफ तैनात है और इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन उच्च उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की हालत है, मुझे तो याद नहीं आता कि बीते कुछ सालों से कांग्रेस ने इस तरीके का प्रदर्शन किया हो। क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो अपनी तैयारी को कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने समर्पित हैं, ऐसे कॉल्स पर कितनी बड़ी संख्या में सड़क पर इकट्ठा हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अजय राय से अभी हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले और अजय राय का कहना था कि चाहे जितने बैरिकेड लगाएं हम उसको फांद के जाएंगे। अजय राय ये कह रहे हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है
और पुलिस ने कल से कांग्रेसी नेताओं को, चाहे वो अजय राय हो चाहे बाकी नेता हो, उनको नोटिस देना शुरू किया था कि आप ये घेराव नहीं कर सकते क्योंकि विधानसभा चल रही है, आपने परमिशन नहीं ली है और वहाँ पे जाने की किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है।